We are studying our environment and हमने सर थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट का कुछ पढ़ लिया है। कुछ टॉपिक्स जो है वो इसमें रह गए हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो मैंने आपको फूड चेन कराया, फूड वेब कराया, ठीक है। फूड चेन के अंदर एक चीज़ आती है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। तो ट्रॉपिक लेवल की जब हम बात करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, ट्रॉपिक लेवल क्या है, इस फूड चेन में क्या आता है, हम लिखें इट इज द स्टेप एट विच फूड एनर्जी ट्रांसफर occur in a food chain। फूड एनर्जी ट्रांसफर जो है जहाँ पे होता है उस लेवल को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अब ये प्रोड्यूसर लेवल पे भी फूड एनर्जी ट्रांसफर होगी, हेर्बिवोर्स लेवल पे, कंज्यूमर लेवल पे भी होगी, टॉप कंज्यूमर्स पे भी होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हम लिखते हैं कि ट्रॉपिक लेवल जो है हम उस लेवल को कहते हैं, उस स्टेप को कहते हैं जहाँ से फूड एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफर होती है। और अगर हम इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। जो ट्रॉपिक लेवल है तो हम लेंगे इनको, जो व्हेन द ट्रॉपिक लेवल्स आर रिप्रेजेंटेड in a grammatically way, it is called ecological pyramids, या इनको एल्टोनियन पायरामिड्स भी कहते हैं। डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को हमने रिप्रेजेंट करना है तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहेंगे या एल्टोनियन पिरामिड्स कहेंगे। तो इसमें देखिए, सपोज हम लिखेंगे इसके जो टाइप्स हैं, व्हाट आर द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम। तो व्हाट आर इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं? इट इज a graphical representation of various trophic levels of a food chain फूड चेन। एक फूड चेन के जो वेरियस ट्रॉपिक लेवल जो है ग्राफिकल मैनर से रिप्रेजेंट करेंगे हम उसको इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। ये क्या किस टाइप के होते हैं? हम लिखेंगे पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास और पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो तीन तरह के पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास एंड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो मैं आपको शॉर्टकट में ही समझाऊंगा क्योंकि इतना डीप में जाना है। पिरामिड्स ऑफ नंबर को जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इस ट्रॉपिक लेवल में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं, ठीक है। तो नंबर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो पिरामिड है, पिरामिड ऑफ नंबर में इस तरह से आएगा। देखिए ये जो है दिस इज कॉल्ड अपराइट, दिस इज अपराइट पिरामिड। अपराइट हम क्यों देखते हैं? क्योंकि इसका जो सबसे नीचे वाला जो ट्रेपेजियम बनता है
ये थोड़ा बड़ा बनता है, उससे छोटा बनता है, सबसे छोटा ऊपर। इसका मतलब क्या है कि जब हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन जो है इन एन इकोसिस्टम, ठीक है, एक इकोसिस्टम में इंडिविजुअल जब हम देखते हैं इकोसिस्टम में, आपको पता है कि इकोसिस्टम फूड चेन होती है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक फूड ट्रांसफर होती है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स का सबसे ज़्यादा नंबर होगा, प्लांट सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है, और उसके बाद हेर्बिवोर्स होगा, हेर्बिवोर्स से कम होंगे, और लास्ट में कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स और सेकेंडरी कार्निवोर्स अगर देखेंगे तो सेकेंडरी कार्निवोर्स जो है आप देखोगे कि लास्ट में टॉप कार्निवोर्स भी आप लिख सकते हो। टॉप कार्निवोर्स तो कुछ गिने चुने ही होते हैं, जैसे लाइन हो गया, एक जो है फॉरेस्ट में 1 2 या 4 5 लाइन होंगे, नीचे नीचे आते जाओगे उनका नंबर बढ़ता जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड अपराइट, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर जो है जब हम स्टडी करते हैं इकोसिस्टम का, तो ये कैसा आता है, अपराइट आता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कभी अगर हम जैसे सपोज एक एनिमल का स्टडी करेंगे, ठीक है, एनिमल का स्टडी करेंगे या पैरासिटिक फूड चेन का हम स्टडी करेंगे, व्हेन वी स्टडी ए पैरासिटिक फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, ये पैरासिटिक फूड चेन हम स्टडी करेंगे तो उस समय में क्या आता है, इन्वर्टेड पिरामिड आता है, देन इट विल बी इन्वर्टेड। कैसे, सपोज मैं आपको ये बताऊंगा कि एक कैटल है, ठीक है, एक कैटल है, चाहे काऊ है चाहे हमारे पास हैन है, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पैरासाइट, 10 15 20 पैरासाइट होंगे, और उससे ऊपर हाइपर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट पैरासाइट के ऊपर होंगे तो ज़्यादा होंगे, तो नंबर उनका क्या चलता जाएगा, ज़्यादा चलता जाएगा। इस तरह से मैं आपको ये बता सकूँगा, अगर एक ट्री देखोगे, एक ट्री पे अगर 4 5 बर्ड्स रहते हैं, उन 4 बर्ड्स में ज़्यादा जो है पैरासाइट होंगे, उनके हाइपर पैरासाइट देंगे तो नंबर आगे आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो। तो इसमें हम यही दिखाते हैं कि हमेशा इसका जो हमारा लेवल होता है हमेशा डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ ही हम इसको पढ़ते हैं। सबसे नीचे अगर ब्रॉडर बेस है तो समझो ना ये ज़्यादा है, आगे ऊपर ऊपर आके कम हो रहा है, अगर नैरो है ऊपर के लिए ब्रॉड हो रही है, समझा कि ये शुरू के कम थे ऊपर ऊपर जाते हुए ज़्यादा हो रहे हैं। तो दिस इज अबाउट पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब होता है जब हम एक इकोसिस्टम में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपने ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे, इस ट्रॉपिक लेवल में इंडिविजुअल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको हम पिरामिड्स ऑफ नंबर कहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमारे पास पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करेंगे, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास की जब बात करते हैं, दूसरा वाला बायोमास में देखते हैं कि अपराइट जो पिरामिड आता है, जैसे हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को देखें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखेंगे तो बायोमास की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो बायोमास होता है ये होता है प्रोड्यूसर्स का। सबसे पहले देखो फॉरेस्ट में इतने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, घास होता है, प्लांट्स होता है, और इनका बायोमास कितना ज़्यादा बनता रहता है। तो सबसे ज़्यादा अगर इनका हम मास अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा इनका होता है, उसके बाद हेर्बिवोर्स का होता है, ठीक है, और उसके बाद कार्निवोर्स का होता है, ठीक है। तो इनका मास जो है जैसे जैसे हम ऊपर एक लेवल से दूसरे लेवल तक चलते जाएंगे तो इनका मास जो बायोमास कम होता जाएगा, तो इस तरह रिड्यूस डिक्रीज करता है बायोमास, ठीक है। तो ये कौन सा है, अपराइट है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये अपराइट होता है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर जैसे पॉन्ड या एक्वेटिक जो इकोसिस्टम दोगे, एक्वेटिक इकोसिस्टम कोई वाटर बॉडीज में देखोगे तो वहां पे देखना कि जो सबसे पहले जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन होंगे, इधर मैं देखूंगा फाइटोप्लैंक्टन, स्मॉल जो है यूनिसेलुलर जो है
ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है, तो वो हमें दिखते ही नहीं, जैसे एल्गी हो गया वगैरह हो गया, इनका बायोमास अगर आप इकट्ठा करोगे ये बहुत कम होगा, लेकिन इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, मात्रा में ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्यों है कि ये जल्दी जल्दी बढ़ते। आपको पता है कि समुद्र में ब्लू व्हेल जैसी मछलियाँ, कितना ज़्यादा ब्लू व्हेल का, एक ही ब्लू व्हेल का पता नहीं कितना मास होगा, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर इनका मास अगर देखेंगे, इनका मास बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि फाइटोप्लैंक्टन जो है इनका बायोमास सबसे कम होता है। फिर हम जूप्लैंक्टन देखेंगे, फिर हम लार्वे देखेंगे, फिर हम देखेंगे स्मॉल फिश, और उसके बाद हम देख सकते हैं बिग फिश जो है, बिग। तो इस तरह से जब हम ऊपर चलते जाएंगे तो इनका जो बायोमास है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। लेकिन ये छोटे फाइटोप्लैंक्टन जो है दे सप्लाई ऑल द रिक्वायर्ड एनर्जी टू द हायर ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लास्ट में पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी का जो है हमेशा इट इज़ ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट, चाहे कहीं का भी क्यों नहीं, किसी भी इकोसिस्टम का हम पिरामिड क्यों ना ड्रा करें, एनर्जी का पिरामिड इट विल ऑलवेज बी अपराइट। व्हाई? बिकॉज सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो किस में आएगी, प्रोड्यूसर्स में, क्योंकि वो डायरेक्टली जो है आपको 10% लॉ पढ़ा था। 10% लॉ में मैंने ये बताया था कि सन से जो एनर्जी लेते हैं वो कौन लेते हैं, प्रोड्यूसर्स। जब प्रोड्यूसर्स एनर्जी ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल में, तो ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी 90% एनर्जी लॉस हो जाती है। तो अगर प्रोड्यूसर्स में इससे सबसे ज़्यादा होती है, हेर्बीवोर्स में उससे कम होती है, और कार्निवोर्स में उससे कम होती है। तो सो दिस इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो हम एक इकोसिस्टम के ड्राइंग्स जो है हम पिरामिड में ड्रा कर सकते हैं, और अगर पिरामिड में ड्रा करेंगे, इनको एल्टोनियन पिरामिड्स बोलते हैं, क्योंकि एल्टोनियन जो है साइंटिस्ट का नाम था जिसने सबसे पहले ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट दिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस हाउ द पिरामिड्स रिप्रेजेंट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स, ठीक है। इसके बाद आवर इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा था, एक पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, हम लिखेंगे accumulation of non-biodegradable waste, accumulation of non-biodegradable waste in the individuals of various trophic levels of a food chain which can reach home to the top consumers when their concentration increases, ठीक है, समझ रहे हो? तो हम इसमें सिंपल सी बात देखते हैं कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या चीज़ है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, आपको पता है कि कोई भी केमिकल सबस्टेंस अगर हमारे इकोसिस्टम में नॉन बायोडिग्रेडेबल हम ऐड कर देते हैं, जैसे DDT होता था, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोफॉस्फेट, ये DDT जो है इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल सबस्टेंस। इसका जो हम क्या करते थे कि हम जो सब्जी में फेंकते थे ताकि इंसेक्ट्स वगैरह मर जाएं, लेकिन जब ये एक बार हमारे इन्वायरमेंट में चले जाएगा तो इसके बाद ये डिग्रेड नहीं होगा नेचुरली। तो जब डिग्रेड नहीं होगा नेचुरली तो DDT का क्या होगा, तो यहाँ ये जो DDT है वो हमारे सब्जियों के साथ जो है, सब्जियों के साथ हम खा लेंगे उसको,
सब्जियों के साथ जब हम खा लेंगे, या तो सब्जियों के साथ जैसे ग्रास होपर खा लेंगे। ग्रास होपर सपोज मैं आपको बताऊंगा, एक खेत है, वन फील्ड है, वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डीडीटी डाल दिया, ठीक है। इसमें सपोज प्लांट्स बने 50 प्लांट्स हैं, ठीक है। इस 50 प्लांट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट था, ये सारा डीडीटी मैंने फेंक दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन प्लांट्स में जो है हमारे पास 10 इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स ने अटैक किया, उन्होंने खा लिए ये 50 प्लांट, ठीक है। 10 इंसेक्ट जो है वो खाएंगे 2 या 3 स्नेक्स से, ठीक है, और 3 स्नेक जो है एक हाक ने खा दिए। ओके, अंडरस्टैंड हुआ। 50 में जो डिस्ट्रीब्यूट था डीडीटी, इनके अंदर प्लांट्स के अंदर ये डिकम्पोज नहीं हुआ नेचुरली, वो ऐसा एज इट इज रह गया। और जब इन प्लांट्स को इन इंसेक्ट्स ने कंज्यूम किया तो वो 50 का डीडीटी इन 10 में कंसंट्रेट हो गया। 10 इंसेक्ट को जब उन 3 स्नेक ने खाया, बाकी सारी चीज़ें वो डाइजेस्ट कर देंगे इंसेक्ट, लेकिन डीडीटी का कंपोनेंट्स जो है वो डाइजेस्ट ना हो पाए क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो इनका जो वेस्ट है वो ट्रांसफर हो जाएगा 3 स्नेक्स में, और जब 3 स्नेक्स में हो जाएगा तो 10 का मटेरियल 3 स्नेक्स में, तो उनमें ज़्यादा टॉक्सिटी क्रिएट करेंगे। और जब 3 स्नेक्स का यहाँ पे जो है एक हॉक में जाएगा, तो हॉक अल्टीमेटली जो है वो क्या हो जाएगा, वो अटैक, उसको हार्म पहुँचेगा उसकी वजह से, और हॉक जो है वो सर्वाइव नहीं भी कर पाएगा, उसकी डेथ भी हो सकती है या कोई डिजीज लग सकती है। इस तरह से हम भी जो है ना टॉप लेवल में आते हैं जो है कंज्यूमर्स की। हमारे बॉडी में भी ये इफेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि हम मीट खाते रहते हैं, सब्जियां खाते रहते हैं। जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है हम प्लांट्स में या जो है हमारे इन्वायरमेंट में हम फेंकते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिर अल्टीमेटली हमारे पास आ सकता है। जैसे सपोज हमने डीडीटी का उपयोग किया, तो हम मुर्गे भी पाल रहे हैं, मुर्गे जाके वहाँ पे वो खाएंगे जो वहाँ पे घास हो गया या कोई जो फ्रूट या सब्जी हो गई है, और वो सब्जियाँ भी खाएंगे, तो अल्टीमेटली जो हम खाते जाएंगे तो डीडीटी के कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में जब ऐड होते जाएंगे, कंसंट्रेट होते जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो है ये बीमारी का कारण बनेंगे। इसी तरह से मैं बताऊंगा कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को हमने रोकना चाहिए। हम कैसे रोक सकते हैं? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, ऐसे केमिकल्स का उपयोग ना करें, ऐसी चीज़ों का यूज़ ना करें, फिर ही जो है हो सकता है कि हम इनसे बच सकते हैं। दोस्तों, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन इज द accumulation ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन द इंडिविजुअल्स ऑफ ए फूड चेन एंड it get transmitted from lower trophic level to the higher trophic level, and ultimately in the higher trophic levels its concentration increases which can cause harm to the individual। ठीक है, this is called biological magnification। ठीक है, इसमें मैं आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन लिख देता हूँ। This is all about my today's lecture. Thank you.